Assalamu alaikum. Dear Pagyarizan High School students, I am your chemistry tutor Rashid Ali. Today's topic from chapter number 4, 9th chemistry is metallic bond. जी metallic bond. आपको इस बात से आगाही देने से पहले मैं बताता चलूँ कि हम चूँकि केमिकल बॉन्ड और उसकी टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। केमिकल बॉन्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, 4 थी बेटे। पहली थी आयोनिक बॉन्ड, दूसरी थी कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी थी हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फोर्थ हमने वहाँ पे पढ़ा था मेटेलिक बॉन्ड। जी बेटे मेटेलिक बॉन्ड। अगर इसके मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत करता चलूँ तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बेटे समझने के लिए कि जो आयोनिक बॉन्ड है ये एक्चुअली एटम्स के केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड है। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड, जब एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं, तब बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही बनता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी है बेटा, बहुत अभाम पाया जाता है। साइंटिस्ट अभी तक इसी अभाम में है, इसी बात में लगे हुए हैं, सही आगाही लेने के लिए, हकीकत को सामने लाने के लिए लगे हुए हैं। वो तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं कि हकीकत सामने लाई जाए कि ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बॉन्ड तो नहीं है। हाँ, एटम्स के दरमियान में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। वो कौन सी हैं, कैसे हैं, उसकी डेफिनेशन से ही पता थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। बहुत साइंसदानों ने बड़े तजर्बात किए, बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए। आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बीइंग परफॉर्म द थिंग दैट केम टू सीन, यानी वो जो चीज़ सामने आई, द रिजल्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस, दीज आर द डेफिनेशन इज। जी बेटे, उन सारे रिजल्ट्स के नतीजे में हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हम मेटेलिक बॉन्ड कहते किसको हैं। जी बेटे, जो स्टेटमेंट सामने आती है, जो एक हम डेफिनेशन जनरेट करते हैं, बना रहे हैं, वो है मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। याद रखिएगा, ये बॉन्ड मेटल एटम्स के दरमियान में बन रहा है। और मेटल एटम्स भी किस फॉर्म में होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस की फॉर्म में होते हैं। टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों को जोड़ के रखती है। अब इसको आप नाम दे देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। जी, मेटेलिक बॉन्ड आखिर हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? लफ्ज़ मेटेलिक मेटल से निकल रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस भी है ये पॉइंट, हम हट भी नहीं रहे। तो मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है, जी बेटे, ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जिनकी प्रॉपर्टीज़ में जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खसूसियात बहुत नुमायाँ हैं, उनमें क्या है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट, हरारत और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें से क्यों गुजर जाती है ये? मेटल्स आर हार्ड, ये भी एक क्वेश्चन है। ये इन सारे क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्टीज़ असल में क्वेश्चंस फॉर्म में ले लें, इनके आंसर्स अभी आपको बता दूंगा। और मेटल्स हैव हैवी नेचर, दैट मीन्स हाई डेंसिटी। परेशान मत होइएगा कि इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों होती है, तो हम इसका भी आंसर लेंगे। इसके लिए एक कॉपर वायर का छोटा सा पीस, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो स्कीमेटिक डायग्राम जो सामने आई, जो साइंटिस्ट हमें ड्रॉ करके देते हैं, वो आपकी बुक पे भी मौजूद है। आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे। अब रेड जो यहाँ पे साइंस हैं, इनको देखिए। ये रेड साइंस जो हैं, रेड निशानात जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव साइंस, ये असल में
कॉपर वायर के अंदर, कॉपर की तार के अंदर न्यूक्लियस के साइन को शो कर रहे हैं, यानी कॉपर के एटम्स का न्यूक्लियस जो है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि गौर कीजिएगा, अगर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके हैं इस न्यूक्लियस के, तो गौर कीजिए ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर शो कर रहा हूँ, सेम एज ये भी है, इसके भी यहाँ पे ये न्यूक्लियस और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये एक पीस है कॉपर वायर का, जिसमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हैं जिनको उनके इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है। आपको पता है ना कि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में। सेम एज यहाँ पे डायग्राम भी इसी चीज़ को शो कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ये यहाँ पे शो हुए। मेटल एटम्स की बात की जाए ना, तो यहाँ पे बताता चलूँ कि मेटल एटम्स जो होते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। उसकी वजह क्या है कि एटम्स जो मेटल एटम्स हैं उनके शेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, तादाद नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में जो यहाँ पे बताता चलूँ डायग्राम में देखिएगा, अगर ये एक मेटल एटम है, ये इसका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ऐसे नंबर ऑफ शेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके दरमियान में अट्रैक्शन की फ़ोर्स बहुत कम होती है। अट्रैक्शन की फ़ोर्स कम करने की वजह भी है, कोई चीज़ तो है जो कम कर रही है। जी बेटा, दीज शेल्स बिटवीन वैलेंस न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, यहाँ तक तो आप समझ लीजिए। अब इनके दरमियान में ये शेल्स की तादाद ज़्यादा होना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा रहा है। पिछले चैप्टर में आप शील्डिंग इफेक्ट पढ़ चुके हुए ना, कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान वाले शेल्स अपनी एक इफेक्टिव फोर्स लगा रहे हैं जो न्यूक्लियस की फोर्स को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिड्यूस कर रहे हैं, जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बहुत कम होने की वजह से अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फ्री होके मूव करना शुरू कर देते हैं, जिनको हम फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कहाँ जाते होंगे फिर? जी तो सुन लीजिए, मेटल्स में जब एटम्स अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान में इंटर एटॉमिक स्पेसेस होती हैं, जिनको फ्री स्पेसेस कहते हैं। अब फ्री स्पेस में चले जाते हैं एटम्स के दरमियान में, यहाँ पे फ्री स्पेस में आते हैं। आपको पता है ना कि कभी भी एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस पर खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है। दैट मीन्स कि अट्रैक्शन के लिए अब वो तैयार है। किसको? जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्पेस में गए हैं उन पे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जब एक पूल में काफ़ी जमा हो जाएंगे उनका चार्ज नेगेटिव काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। अब वो नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ और ये पॉजिटिव चार्ज उन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और नतीजा क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन चुके हुए हैं, ये न्यूक्लियाई मेटल एटम्स के न्यूक्लियस की प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर लेंगे, जिसके नतीजे में ये जुड़ जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ इसी तरह से अट्रैक्ट करेंगे। जी गौर कीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भी, ये जो नेगेटिव है और पॉजिटिव ये, और यूँ थ्रू आउट द शीट और वायर जो भी मेटेलिक पीस होता है, मेटल होती है, वो जुड़ जाते हैं आपस में, इस तरह बाइंड हो जाते हैं। ये बाइंडिंग फोर्स जो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में है, इसको आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये मेटल के एटम्स के दरमियान में है। जी ये डायग्राम यहाँ पे बताता चलूँ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जी बेटे, ये डायग्राम कहाँ किसकी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कॉपर वायर है जो क्या शो कर रही है, इसके पॉजिटिव न्यूक्लियाई, ये वाले जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं,
इनको यहाँ पे रेड साइन के साथ मैंने प्लस से शो किया है। एम्बीडेड, एम्बीडेड का मतलब होता है डूबे हुए, दंसे हुए। जी डूबे हुए हैं किसमें? इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि डॉट्स के साथ यहाँ पे शो किए गए हैं। आप देख रहे हो एक न्यूक्लियस को चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में डूबा हुआ है। मेकिंग मेटालिक बॉन्ड, जिनके नतीजे में क्या बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है, यानी न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं और बॉन्ड बन जाता है, तो उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। कैसे है, थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में तो हम डिस्कस कर चुके हैं जी। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इन केस ऑफ मेटल्स। अगर मेटल्स के केस में, मेटल के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, इसका थोड़ा सा फिर से मैं बताता चलूँ। लार्ज साइज ऑफ एटम्स होते हैं मेटल के, ये मेटल्स जो होती हैं, ये मेटल एटम्स की बात हो रही है जी। मेटल एटम्स लार्ज साइज में होते हैं। ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इसको आप कहते हो। और इनकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कहाँ जाएंगे? आप पहले भी ये सुन चुके हैं, मैं बता दिया बेटे, फिर से सुन लें कि इंटर एटॉमिक स्पेसेस यानी एटम्स के दरमियान वाली जगह में चले जाते हैं। और ये एटम्स जो होते हैं ये पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो एटम एटम नहीं रहता बल्कि वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं ये फ्री स्पेस में चले गए, इंटर एटॉमिक स्पेस में। अब ऐसा होता है तो एक प्रॉपर्टी मेटल्स की बनती है कि एटम्स का बड़ा साइज है, लार्ज नंबर ऑफ शेल्स है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंस शेल में वो बहुत कम है। तो फिर थोड़ी सी एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। मेटल्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो होता है। वजह क्या है फिर से दोहरा दूँ, ग्रेटर साइज, बड़े साइज के होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल कह सकते हो। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस एनर्जी से ही रिमूव हो जाते हैं, इजीली रिमूव्ड बाय लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी लो हुई। अब अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं फ्री स्पेसेस में जाते हैं तो उसके लिए एक बहुत साइंटिस्ट ने चूँकि ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें एक बहुत सारी उनके नतीजे में थ्योरीज बनी। अब थ्योरीज में एक कॉमन पूल थ्योरी के नाम से यहाँ पे ऐड किया गया है एक थ्योरी जो यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है जो काफ़ी फेमस है इस मामले में, कॉमन पूल थ्योरी। उसके मुताबिक क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की ग्रिप में बहुत लूजली होते हैं, यानी बहुत कम उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो आसानी से फ्री स्पेसेस में बिटवीन एटम्स चले जाते हैं। अब अगर चले जाते हैं तो वहाँ जाके एक कॉमन पूल सा बना देते हैं और पूल सा ऐसा बन जाता है, ऐसे वो एक जमा हो जाते हैं कि जैसे बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जमा हो गए हैं। तो इस सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से गिरा हुआ होता है, एक न्यूक्लियस है ये ज़्यादा है, तो वो ऐसे होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में, इलेक्ट्रॉन के पूल में न्यूक्लियाई सबमर्ज हो गए हो, डूब गए हो। तो क्या होता है, फॉर्मिंग अ कॉमन पूल, और फिर न्यूक्लियाई सीम टू बी सबमर्ज्ड, डूबे हुए। यानी उसमें डूबे हुए लग रहे होते हैं इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर सा बन गया हो। वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा घिराव कर रहे होते हैं ना, इसलिए ऐसे समंदर सा वहाँ पे अपीयर हो रहा है, सी लाइक अपीयरेंस बन जाती है।
जिसमें न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या न्यूक्लियाई वो सबमर्ज्ड हुए हैं। अब ये बेटा बताता चलूँ कि आपने ये वाला टॉपिक लॉन्ग के लिए तैयार करना है, शॉर्ट में भी एक डेफिनेशन भी आ जाती है। अगर डेफिनेशन आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन बना दीजिए, लिख दीजिए, इनफ। समटाइम्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स वो इस बुक में 2-3 दफ़ा और भी आएंगी, इस चैप्टर के एंड पे भी है, 8 चैप्टर के स्टार्ट में भी है, और यहाँ पे भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो 3 और 4 लिख देना इनफ है, 3 या 4। और डायग्राम अगर लॉन्ग आता है तो फिर आप डेफिनेशन लिखें, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें, डायग्राम बना दें, और ये चंद पॉइंट जो हैं, दीज फ्यू पॉइंट्स शुड बी डिस्कस्ड एंड योर लॉन्ग विल बी क्लियर। अगले टॉपिक तक के लिए बेटे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।